Hello and welcome to Commerce World. This is our next video on BRF Business Regulatory Framework और आज हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में बेसिकली आपका क्या क्या आता है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आप पार्टनर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उसके लिए आपकी कैपेसिटी क्या क्या होनी चाहिए, उसके बाद परफॉर्मेंस किस तरह से करनी है कॉन्ट्रैक्ट की, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी कभी ख़त्म करना पड़ जाए डिस्चार्ज उसका किस तरह से हो सकता है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, और अगर इन केस डिस्चार्ज हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का बिना कंप्लीट हुए उसको कोई रेमेडी उसको देनी पड़े कॉन्ट्रैक्ट के। रेमेडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म हो गया तो उसके अगर उससे कोई नुकसान वगैरह हो रहा है तो वो कौन कौन सी दी जा सकती हैं, उसके बारे में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। मतलब कौन कौन से पार्टीज उसको कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये आपका बीकॉम, बीबीए और एमकॉम के लिए यूजफुल है ना, ये बात आपको पता ही है। चलिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन सी पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट होता है, मतलब कैपेबल होता है टू कॉन्ट्रैक्ट टू हु हैज़ अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, जो कि मेजोरिटी की एज में आ सकता है, जो कि लॉ की नज़र में कितना है 18+ है। ओके, एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, और वो साउंड माइंड का भी है, एंड साथ में ही नॉट डिसक्वालीफाई फ्रॉम द लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई नहीं करा हो, मतलब लॉ ने ये ना कहा हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये होता है बेसिकली कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। और जो इसकी डेफिनेशन है ना वो आपकी गिवन है 11 के अंदर। किसमें गिवन है? 11 सेक्शन के अंदर। ठीक है, जो कि आपको अपने आपके बुक्स में इजीली मिल जाएगी। मैं आपको बुक में दिखा भी देती हूँ एक बार, है ना। देखिए ये है आपकी बुक और इस बुक में आपको गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। ये आपको गिवन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 आपको गिवन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इजीली देख सकते हैं, आपके पास जो बुक होगी ना उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, ठीक है, एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लॉ, ठीक है। यही डेफिनेशन मैंने भी लिखी थी, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है ताकि आपको वो इजीली आप उसको इजीली कर पाए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अपना। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। एक तो वो बी अ मेजर, मतलब 18+ उसकी एज हो, उसके बाद वो साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लॉ, ठीक है। तो आप इसको इजीली अच्छे से याद रख सकते हैं, डेफिनेशन इसके माध्यम इसके हेल्प से आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन एंटर कर सकता है। अब बात करते कौन एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हु कैन नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एक तो वो पर्सन जो माइनर है। अब माइनर कौन होता है? जो कि 18 की एज तक नहीं पहुंचा है, उससे कम छोटा जो रहेगा एज में वो नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक इडियट पर्सन नहीं कर सकता है। इडियट का आप हज़ारों बार अपनी लाइफ में इडियट वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको उसका मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि अनसाउंड माइंड का हो। अभी ये तो आपने पढ़ा था कि पर्सन जो है साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब कि दिमाग में अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अब बात करते हैं अनसाउंड माइंड की। अनसाउंड माइंड का कौन पर्सन होता है? ये 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो इडियट इसको बोल सकते हैं, लूनेटिक बोल सकते हैं और ड्रंकर्ड बोल सकते हैं। अब आप तो सोच में पड़ गए होंगे लूनेटिक क्या होता है। इडियट को तो आप अपने डेली लाइफ में बोलते हैं कि इडियट इडियट इडियट, लेकिन लूनेटिक और ड्रंकर्ड पर्सन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो देखिए, लूनेटिक का वर्जन वो होता है, एक पर्सन होता है जो जिसको बार बार दौरे वगैरह पड़ते हैं ना, मिर्गी वगैरह या समथिंग कुछ ऐसा, कि एक टाइम पीरियड के अंदर वो कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है, मतलब एक बीमारी से वो परेशान होता है। उसको कुछ ना कुछ एक बीमारी होती है जिस वजह से वो एक टाइम पीरियड के अंदर अपने डिसीजंस नहीं ले सकता है, अंडरस्टैंड। तो वो लूनेटिक होता है। फिर बात करते हैं ड्रंकर्ड पर्सन के। ड्रंकर्ड वो जो दारू वगैरह पीते हैं, ठीक है, जो ड्रिंक करते हैं उनको हम बोलते हैं ये। और एक होता है, इसका मीनिंग भी आपको बता देती हूँ मैं, ये डिलीर ये डिलीर, इसका मतलब होता है कि बेसुध,
कोई दवाई हो सकता है, किसी पर्सन ने कोई मेडिसिन वगैरह ऐसे ले रखी हो जिसके वजह से वो अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा, तो उस केस के अंदर भी आप उसको एंट्री नहीं ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अदर डिस्क्वालीफाइड, कुछ और तरह के तरीके भी हो सकते हैं जिसके वजह से भी वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है। अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन, इसके अंदर कौन हो सकता है, हो सकता है एलिनी। एलियन मतलब कि वो जो जैसे हम बोलते हैं ना एलियन, एलियन मतलब बाहर की कंट्री के पर्सन, उसको भी आप नहीं एंटर करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और एनिमी को मतलब दुश्मन के साथ भी आप नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर बात करते हैं फॉरेन के जो बाहर से बंदे आते हैं उनके साथ भी आप नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक स्टाफ के अंदर नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो और बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका छोटा सा पार्ट के जो पॉइंट्स आपको बेसिकली आप कह सकते हैं। अब एग्जाम में सिर्फ इतना ही तो नहीं आता ना कि क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आते हैं, लाइक 14 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसमें आप इतना छोटा तो लिख नहीं सकते। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अपनी बुक से इसका पूरा कंप्लीट आपको याद रखना होगा, इसके पॉइंट्स वगैरह सारे याद करने होंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में, जैसे यहाँ पे है हमारा माइनर का पॉइंट, मैं इसमें से बता देती हूँ आपको एग्जाम में बड़ा कौन सा लिख रहा है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करने की नीड रहेगी, तो वो उसके लिए वो रहेगा आपका माइनर को आपको अच्छे से डिफाइन करना है, लूनेटिक को करना है जो कि इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगी, और उसके बाद में अनसाउंड माइंड का। ये तीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है इसको छोटे छोटे लिख सकते हो, ठीक है। इनको आपको ज़्यादा करना है। और जो क्वेश्चन ये है ना माइनर का तो पूरा एक क्वेश्चन बड़ा वाला आता ही है आपके एग्जाम के अंदर, पूछ सकते हैं कि माइनर हु कैन, मैं आपको ये बुक में दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। देखिए अभी दिखाते हैं, मैं आपको कैमरा ऑन करती हूँ, ये देखिए, ये डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू माइनर कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से लॉ अवेलेबल है माइनर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको अब ले चलती हूँ इसके लिए, इस बुक के अंदर ही लेके चलते हैं मैं आपको, जो माइनर के हैं। माइनर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875, ए माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, जिसने अपनी 18 ईयर की एज को पूरा नहीं किया है, वो क्या होता है, माइनर होता है, ठीक है। बट वेयर अ गाइडेंस ऑफ मेजर पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब गार्जियंस हो, आपने पता है ना कि ये इसका गार्जियन है, ये इसकी देख रेख करता है, तो वही बात है यहाँ पे, उसको कोई गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पूरा का पूरा ये माइनर के सारे पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ तक इसके दे रखे हैं कि माइनर एग्रीमेंट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। ये इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, और जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपको कर रखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट लेकर आऊँगी, ठीक है। ये अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन का एलियन कैसे कर सकता है, फॉरेन के कैसे कर सकता है, ठीक है। ये इस तरह से पूरा बुक में आपको कंप्लीट दे रखा है, और आपके पास बुक तो है ही, आप उसमें से रीडिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसमें कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगी इसको और अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम जल्दी आने वाले, डेट शीट भी जल्दी आने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ में पढ़ने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।